आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे भारतीय मृदा अर्थात भारत की मिट्टियाँ। भारत में मिट्टी के निर्माण में कई कारकों का योगदान है, अर्थात पूरे विश्व की मृदा के निर्माण में कई कारकों का योगदान रहता है और कई कारकों से मृदा प्रभावित भी होती है। जैसे जलवायु एवं वर्षा, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पोषक पदार्थ निच्छालित हो जाते हैं तो उपजाऊ मृदा नहीं रहती। जैसे सूक्ष्म जीव, तो पहले देखते हैं भारत में मृदा को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात अथवा मृदा के निर्माण में कारकों का योगदान। तो भारतीय मृदा को प्रभावित करने वाले कारक अथवा भारतीय मृदा के निर्माण में योगदान देने वाले कारक, इन्होंने प्रभावित किया और इन्हीं से इनका योगदान रहा। योगदान करने वाले कारक जैसे नंबर 1 जलवायु एवं वर्षा जलवायु। नंबर 2 सूक्ष्म जीवों का योगदान भी है, सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट नंबर 3 ह्यूमस एवं वनस्पति। अगला भूमिगत जल। अगला पैतृक सेल जैसे काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के चटकने से हुआ, और लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट के चटकने से हुआ। जलोढ़ मृदा का निर्माण पर्वतीय पत्थरों के टूटने फूटने से हुआ। तो पैतृक सेल भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। तो भारत की मृदा निर्माण में जलवायु एवं वर्षा का अहम योगदान रहा। जहाँ वर्षा ज़्यादा हुई वहाँ लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ। वर्षा ज़्यादा हुई वहाँ लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ, क्योंकि इसके पोषक पदार्थ जल के साथ बहकर निच्छालित हो गए। सूक्ष्म जीवों ने मृदा के निर्माण में काफ़ी योगदान किया। अब घटकों ने सड़े गले पदार्थों को इसमें शामिल किया तो मृदा उपजाऊ हुई, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता हुई। ह्यूमस एवं वनस्पति। ह्यूमस पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थों को महीन तोड़ने में सूक्ष्म जीवों का काम रहा। ह्यूमस वनस्पतियों के अवशेषी भाग जो मृदा में मिलाए गए, इनका योगदान रहा। भूमिगत जल, जमीन के अंदर जल कितना है, जहाँ जल अधिक है भूमिगत जल वहाँ पर उपजाऊ मृदा हुई। और पैतृक सेल, जहाँ पर सेल की पैतृक स्थिति क्या थी उसी के आधार पर मृदा निर्माण हुआ। जैसे ग्रेनाइट से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ और बेसाल चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ। भारत में मृदा के प्रकार, तो ICAR अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय मृदा को 8 भागों में बांटा गया, अर्थात 8 प्रकार की मृदा बताई गई। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया। भारत में सर्वाधिक जो मृदा का विस्तार हुआ है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, पीट एवं दलदलीय मृदा, लवड़ी एवं
क्षारीय मृदा, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। और नेक्स्ट है 8वां पर्वतीय मृदा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदाओं को 8 प्रकार में बांटा। वह 8 प्रकार हैं: जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, पीट एवं दलदली मृदा, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा एवं और पर्वतीय मृदा। देखें, पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में है, जैसे ये रहा आपका भारत, तो ये पर्वतीय क्षेत्र रहा, तो ये रही पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, 4 राज्यों में पर्वतीय मृदा का विस्तार मिला। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए क्षेत्र में, नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी बिछाएगी उस मृदा को जलोढ़ मृदा कहा गया, जो हमने गोले गोले से दर्शाया रेड रंग से, ठीक ना। और मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ मरुस्थलीय मृदा, जैसे राजस्थान क्षेत्र में, और वृक्ष छाया प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक अर्थात साद्री के पूर्वी तट पर, साद्री के पूर्वी तट पर। तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में और साद्री के पूर्वी तट पर है मरुस्थलीय मृदा। और काली मृदा, काली मृदा का निर्माण मालवा पठार पर हुआ। मालवा पठार का निर्माण लावा के जमने से हुआ था। मालवा पठार का निर्माण कभी ज्वालामुखी से लावा फटा होगा और वहाँ पर जब लावा जम गया तो चट्टानों का निर्माण हुआ। उन चट्टानों का आ गया बेसाल्ट चट्टान है। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से जो मृदा का निर्माण हुआ वह मृदा रही काली मृदा। तो काली मृदा का विस्तार मालवा पठार पर गुजरात एवं महाराष्ट्र में काली मृदा का। तो नंबर 1 पर्वतीय मृदा का विस्तार देखा। नंबर 2 आपने जलोढ़ मृदा का विस्तार देखा। नंबर 3 आपने मरुस्थलीय मृदा का विस्तार देखा। नंबर 4 आपने काली मृदा का विस्तार देखा। काली मृदा का विस्तार मालवा पठार पर है। मालवा पठार ये गुजरात एवं महाराष्ट्र में। और मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान और साद्री के पूर्वी तट पर है अर्थात वृक्ष छाया प्रदेश पर है। तो काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूरे मध्य भारत में प्रायद्वीपीय भाग को छोड़कर मध्य भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। लैटेराइट मिट्टी समुद्र के पश्चिमी तट पर लैटेराइट मिट्टी का विस्तार और शिलांग के पठार पर भी लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है। लैटेराइट मिट्टी का और दलदली एवं पीट मृदा का, दलदली एवं पीट मृदा का जो विस्तार हुआ है वह नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में हुआ है। जैसे ये हुगली नदी का डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या हुगली नदी का डेल्टा, यहाँ महानदी का डेल्टा क्षेत्र और कृष्णा एवं गोदावरी के संयुक्त मुहाने पर और कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र पर। तो दलदली एवं पीट मृदा का जो निर्माण हुआ वह है नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में हुआ और जगह जगह पर जहाँ लवड़ी एवं क्षारीय मृदा का निर्माण हुआ वह जहाँ पर वर्षा कम होती है और जुताई कम होने वाले क्षेत्रों में हुआ। यहाँ पे रही लाल मृदा तमिलनाडु में। लाल मृदा सर्वाधिक तमिलनाडु में है। ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग में है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में लाल मृदा का निर्माण है। लाल मृदा का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से हुआ था। तो हम सर्वप्रथम देखेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर बिछाई जाती है अर्थात बाढ़ वाले क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। बाढ़ वाले क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक नवीन जलोढ़ और दूसरी पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को कहा जाता खादर। नवीन जलोढ़ को खादर। तो आप याद रखेंगे खाना मतलब खा से खादर, ना से नवीन जलोढ़। खाना अर्थात खादर नवीन जलोढ़ है और पुरानी जलोढ़ बागर पुरानी जलोढ़ है। जलोढ़ मृदा को स्थानीय भाषा में एल्यूवियल सॉइल अथवा इसे कछारी मृदा
एलुवियल सॉइल कछारी मृदा अथवा एलुवियल सॉइल कछारी मृदा अथवा कांप मृदा। कांप मृदा। जलोढ़ मृदा को एलुवियल सॉइल कछारी मृदा कांप मृदा भी कहा जाता। ये प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर बिछाई जाती है, अर्थात जलोढ़ मृदा का विस्तार नदियों के बाढ़ क्षेत्र में है। ये प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और बिछाई जाती है, तो ये नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। जलोढ़ मृदा इसमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है, क्योंकि ये हर साल बहाकर नए रूप में बिछाई जाती है। इनमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है और खाद्यान्न के लिए ये उपयोगी होती है। जलोढ़ मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है अर्थात वांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात कंकड़ पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। नंबर 2, भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार लगभग कुल क्षेत्रफल का 43% है। भारत की कुल मृदा का 43% मृदा जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा 43% भाग पर, लाल मृदा जलोढ़ मृदा 43% भाग पर है, और लाल मृदा दूसरे स्थान पर इसका विस्तार 18%। भारतीय मृदा का 18% लाल मृदा है। काली मृदा, भारतीय मृदा का 15% भाग काली मृदा है, और लैटेराइट मृदा का 3.5% भाग लैटेराइट मृदा का है, और शेष अन्य है। शेष भाग जो है वो अन्य मृदाओं का है। तो भारत में सर्वाधिक विस्तार है वह है जलोढ़ मृदा का है, और उसके दूसरे नंबर पर जो विस्तार सर्वाधिक है वो लाल मृदा का है 18%, और काली मृदा का 15%, और लैटेराइट मृदा का 3.5% है। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता। अगला देखेंगे जलोढ़ मृदा के बाद नंबर 2 काली मृदा या काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो पैतृक सेल है, काली मिट्टी की पैतृक सेल है वह है बेसाल्ट चट्टान है। काली मिट्टी की पैतृक सेल बेसाल्ट चट्टान है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ। इसका विस्तार सर्वाधिक मालवा क्षेत्र में है, और मालवा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ये गुजरात और महाराष्ट्र में। काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार तो महाराष्ट्र में है। काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, लेकिन कुछ गुजरात में भी होती है। यहाँ पर कपास अधिक पैदा होने के कारण इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर कपास के लिए उपयोगी होती है। गुजरात में कपास का सर्वाधिक उत्पादन तो गुजरात में होता है, जबकि काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है वह महाराष्ट्र में है, और कपास की सर्वाधिक जो मिलों का विस्तार है वह भी महाराष्ट्र में है। तो मालवा क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार है वह महाराष्ट्र में है। काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में अर्थात मालवा के पठार के क्षेत्र में है। काली मृदा थोड़ी सी नमी प्राप्त करने पर ये चिपचिपी हो जाती है। थोड़ी सी नमी प्राप्त करने पर चिपचिपी हो जाती है। अतः इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। सभी भारतीय मृदाओं में जल धारण क्षमता सर्वाधिक है। सभी भारतीय मृदाओं में से जल धारण क्षमता सर्वाधिक है वह किसकी? वह काली मिट्टी की है। भारत में सर्वाधिक जल धारण क्षमता है वह काली मृदा की है। काली मृदा थोड़ी सी नमी या पानी प्राप्त करने पर चिपचिपी हो जाती है
और थोड़ी सी नमी कम होने पर इसमें स्वतः ही मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें स्वतः मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, अतः इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता। इसे स्थानीय भाषा में कछारी मृदा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में से कछारी। मोटी मोटी दरारें पड़ने की वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे रेंगुर मृदा भी कहा जाता। तो काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ये मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि मालवा क्षेत्र पर ही कभी लावा जमा था और बेसाल्ट चट्टान बन गई थी। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से हमारी काली मिट्टी का निर्माण हुआ, अतः काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक है। काली मिट्टी में या काली मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, काली मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक है। यह थोड़ी सी नमी प्राप्त करने पर चिपचिपी हो जाती है। थोड़ा सा जल मिल जाए तो चिपचिपी हो जाती है, और थोड़ा भी जल कम हो जाए तो यह स्वतः ही मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं। अतः काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता। इसे काली मृदा, इसका रंग काला क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता है, क्योंकि कभी ज्वालामुखी के फटने से यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान निर्माण हुआ था, और ज्वालामुखी से कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, जले हुए पदार्थ कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, और उसी से बेसाल्ट चट्टान निर्माण हुआ था। तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित हुई काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में भी कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। अतः यहाँ पर कपास अच्छी मात्रा में पैदा होता है, इसे कपासी मृदा भी कहा जाता। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तो महाराष्ट्र में है, वैसे मालवा पठार पर पाया जाता है, गुजरात में भी है। जबकि कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, और कपास के सर्वाधिक मिल जो लगे हुए हैं वह महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। ये कर रही काली मृदा आपकी। अब अगली मृदा देखेंगे हम, लाल मृदा। अगली देखें लाल मृदा। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर लाल मृदा। लाल मृदा की जो पैतृक शैल थी वह थी आग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से लाल मृदा का निर्माण हुआ, और इसका रंग लाल जो हुआ वह है लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण। लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। यहाँ वर्षा कम होती है, अतः इसका जो आयरन और लौह ऑक्साइड जो पदार्थ है वह निच्छादित नहीं हुआ, तो इसमें लौह ऑक्साइड अधिक है। लाल मृदा है ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग पर है, प्रायद्वीपीय पठार पर है। लाल मृदा भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर सर्वाधिक है। और लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है किसी स्टेट की बात की जाए तो किसमें है, तमिलनाडु में है। लाल मृदा का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में है। लैटेराइट मृदा। नेक्स्ट नंबर लैटेराइट मृदा का निर्माण सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। सर्वाधिक वर्षा अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ। अधिक वर्षा के कारण इसमें कैल्शियम एवं सिलिका निच्छादित हो गया। अधिक वर्षा के कारण कैल्शियम एवं सिलिका निच्छादित हो गया, अतः ये भूमि उपजाऊ अर्थात यह मृदा उपजाऊ नहीं है। इसमें पेय पदार्थ उगाए जाते हैं, अर्थात इसमें झाड़ीदार फसल उगाने के लिए ये उपयोगी है। लैटेराइट मृदा सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा के कारण इसका कैल्शियम और सिलिका बहकर निच्छादित हो गया।
कैल्शियम और सिलिका बहकर निच्छादित हो गया, अर्थात इसके और पोषक तत्व भी बहकर निच्छादित हो गए। पोषक तत्वों के निच्छादित हो जाने से ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं रही, तो यहाँ पर झाड़ीदार फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कॉफ़ी और चाय। यहाँ पर झाड़ीदार फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कॉफ़ी या कहवा, कहवा एवं चाय। कहवा एवं चाय के उत्पादन के लिए लैटेराइट मिट्टी का उपयोग सर्वाधिक होता है। लैटेराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है वह शिलांग के पठार पर अधिक वर्षा होती है। शिलांग पठार पर अधिक वर्षा होती है, तो शिलांग के पठार पर लैटेराइट मृदा का अधिक विस्तार है। और केरल अर्थात पश्चिमी तट पर, समुद्र के पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे पहले वर्षा केरल में प्रारंभ हो जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी का विस्तार केरल में भी है। तो लैटेराइट मिट्टी का विस्तार शिलांग के पठार पर है और केरल में भी है, छोटे छोटे क्षेत्रों में और भी है। उड़ीसा के तट पर है, तमिलनाडु के तट पर है। तमिलनाडु के तट पर जहाँ लौटते मानसून से वर्षा होती है उस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। उड़ीसा में जहाँ चक्रवाती वर्षा होती है उस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। शिलांग के पठार पर भी लैटेराइट मिट्टी का विस्तार हुआ। इन क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी के विस्तार होने के कारण यहाँ पर कहवा और चाय पैदा किया जाता है। केरल की रेतों में एक अयस्क पाया जाता है। केरल की रेतों में एक अयस्क पाया जाता है, उसका अयस्क का नाम है मोनोजाइट। मोनोजाइट अयस्क केरल की रेतों में पाया जाता है। इससे क्या बाहर निकाला जाता? थोरियम। तो केरल की रेतों में कौन सा अयस्क पाया जाता है? मोनोजाइट अयस्क पाया जाता है। मोनोजाइट अयस्क किसका, मतलब किस धातु का है? यह थोरियम का है। तो लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तो केरल में ही है। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तो केरल में ही है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार उन क्षेत्रों में होता है जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अर्थात शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थली, मतलब जहां पेड़ पौधे बहुत कम होते हों, ऐसी भूमि को मरुभूमि कहा जाता है, अर्थात मरुस्थलीय भूमि। मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण, मरुस्थलीय मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां बहुत कम वर्षा होती है, अर्थात 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अतः कम वर्षा के कारण यहाँ पर मोटी फसल उगाई जाती है। मोटी फसल का मतलब मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, चना, सरसों। ज्वार, बाजरा, चना, सरसों जैसे यहाँ पर फसलें उगाए जाने के लिए उपयोगी होती है। इस क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, ये इसका विस्तार जो है, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है, ये राजस्थान, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वो राजस्थान एवं वृक्ष छाया प्रदेश में है। राजस्थान एवं वृक्ष छाया प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट, पर्वतीय मृदा का विस्तार, ये पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है। जैसे पर्वतीय मृदा, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। पर्वतीय मृदा का विस्तार जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में, पर्वतों क्षेत्र में है। पर्वतीय जो मृदा है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और इसमें आर्द्रता भी अच्छी रहती है, आर्द्रता अधिक रहती है। तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण, आर्द्रता अधिक होने के कारण इसमें बागवानी फसल उगाई जाती हैं। अतः ये बागवानी फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे सेब, नाशपाती, संतरा, नाशपाती जैसी फसलें इसमें उगाई जाती हैं, अर्थात ये बागवानी फसलें उगाने के लिए उपयोगी है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में ये पूर्ण विकसित मृदा नहीं है, या पूर्ण विकसित मृदा नहीं है, क्योंकि इसमें भी पोषक तत्वों, ह्यूमस तो होता है लेकिन इसमें पोषक पदार्थों की कमी होती है। पर्वतीय मृदा में ह्यूमस की अधिकता होती है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थ एकत्र होते रहते हैं,
तो ह्यूमस की तो अधिकता होती है, किंतु यह पूर्ण विकसित नहीं होती है, इसमें सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है। अतः ये बागवानी फसलों के लिए उपयोगी है, जैसे सेब, नाशपाती, संतरा आदि पर्वतीय क्षेत्र में पैदा किए जाते हैं। पीट एवं दलदलीय मृदा, पीट एवं दलदलीय मृदा, पीट एवं दलदली मृदा, इसे आम्लीय मृदा भी कहना चाहिए, आम्लीय मृदा। ये अधिक जल भराव वाले और अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये अधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में अथवा अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका पीएच मान अधिक होता, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, सॉरी, दलदली मृदा है या आम्लीय मृदा, आम्लीय मृदा है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे स्वस्थ मृदा का पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए, और लगभग 6.5 से लेकर 8.5 के मध्य स्वस्थ मृदा होनी चाहिए। किंतु जो आम्लीय मृदा होती है, इसमें अम्ल की अधिकता हो जाती है, तो फसलों पर तेजाब का प्रभाव पड़ जाता है, तो फसल अच्छी नहीं होती। इसमें वही फसलें उगाई जा सकती हैं जिन्हें तेजाब वाली भूमि की आवश्यकता होती है, आम्लीय। ये अधिक वर्षा एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए, या इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता, चूना मिलाया जाए, अथवा चूना को ही बोलते कैल्शियम कार्बोनेट। तो पीट एवं दलदली मृदा को चूना अथवा कैल्शियम मिलाकर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ये मृदा अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ये नदियों, जो दलदली मृदा पाई जाती है, नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे महानदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी का संयुक्त डेल्टा और कावेरी के डेल्टा के क्षेत्रों पर पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर समुद्र की लहरें आती हैं और समुद्र के सड़े गले पदार्थ जो वनस्पति होती है वह साथ बह के एकत्र हो जाती है। इधर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए सड़े गले पदार्थ एकत्र हो जाते हैं, तो यहाँ पर मृदा दलदली का निर्माण हो जाता है। अतः इसे पीट या दलदली मृदा कहा जाता है। पीट अथवा दलदली मृदा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्षारीय लवणीय मृदा, क्षारीय एवं लवणीय मृदा, इसे रेह या कल्लर भी कहा जाता, अर्थात क्षारीय एवं लवणीय मृदा रेह या कल्लर मृदा भी कहा जाता। रेह हुआ, रेह या कल्लर भी कहा जाता, जो कभी कभी ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन धुलने एवं कपड़े धुलने के काम आती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत ऊपर छा जाती है, अतः रेह एवं कलर कहा जाता। क्षारीय मृदा ये कम वर्षा व कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है। जहाँ कम वर्षा होती है और कम सिंचाई होती है और कम जुताई भी होती है, तो जैसे मान लिया कोई मृदा की ये रही सतह, यहाँ पर काफ़ी दिनों तक सिंचाई नहीं हुई और जुताई नहीं होती है, तो इसमें केस नलियाँ बन जाती हैं। जुताई ना होने की वजह से केस नलियाँ टूटती नहीं हैं, तो ये केस नलियाँ काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। ये वर्ष भर केस नलियाँ पदार्थों को, लवणों को, यहाँ पर लवणीय मृदा है, भूमि के अंदर के लवणों को जल की बूंदें अपने साथ लेकर सतह पर आ जाती हैं और सतह से वाष्पित होकर जल की बूंद तो चली जाती है, लेकिन इसके साथ जो लवण लेके आती हैं वह लवणों को ये सतह पर छोड़ती चली जाती हैं। केस नलियों द्वारा जल की बूंदें जमीन से अंदर से ऊपर आती हैं, जो लवणों को घोल के लाती हैं। लवण घुले हुए जो आते हैं वह बूंदें लवण को सतह पर छोड़ जाते हैं, जो एक मोटी परत बन जाती है। इसी को रेह या कलर कहा जाता। ये मोटी परत बन जाती है, इसे रेह या कलर कहा जाता है। ये परत जो होती है ये
कैल्शियम कार्बोनेट अथवा क्षारीय पदार्थों की होती है, कैल्शियम अथवा क्षारीय पदार्थों की होती है, जिससे साबुन निर्मित होता है। साबुन भी क्षारीय पदार्थों का संगठन होता है, साबुन निर्मित होता है। अतः इसी को ग्रामीण क्षेत्र में कपड़े धुलने के काम में भी लिया जाता है। इसे ऊसर मृदा भी कहते हैं, इसे रेह या कलर भी कहा जाता है। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता। इसे कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता। आपकी 8 प्रकार की मृदा हो गई।